संबंध में कुछ बातें उठाई थी। एक निवेदन करना चाहूँगा कि एक तो आरटीआई से संबंधित जितनी भी रिट याचिकाएँ हैं, उनके निराकरण में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में आमतौर पर अधिकांशतया उतना समय नहीं लगता है जितने दूसरे सिविल केसेज या अन्य में लगता है। आरटीआई केसेज का निपटारा बहुत आसान है। तो सुप्रीम कोर्ट का सारी कोर्टों को, हाई कोर्ट को सबको निर्देश है कि वो समय सीमा में हर माह इतने मामले निपटाएँ, इस साल तक के मामले इतनी अवधि में निपटाएँ। सारा समयबद्ध उन्होंने किया हुआ है और उसके लिए समीक्षा बैठकें भी होती रहती है। तो हाई कोर्ट के जजों पे भी उसका दबाव रहता है। तो वो अपने निराकृत केसों की संख्या बढ़ाने के लिए आरटीआई केसेस को प्रायोरिटी देते हैं। ये व्यावहारिक स्थिति मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का तो हमने देखा है। क्योंकि ये फटाफट निपट जाता है, बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा प्रावधान नहीं है, क्लियर कट है, तो तुरंत आम तौर पे बहुत जल्दी-जल्दी इस पे फैसले होते हैं। दूसरी बात एडवोकेट की उठाई गई थी, तो जैसा माननीय नित्यानंद जी ने बताया, वो हर तरह से कानूनी कार्रवाई करने वालों के लिए सहयोग करने को तैयार है। ऐसे हर राज्य में और सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर भी लोग मौजूद हैं। मेरा निवेदन ये है कि अपने ग्रुप से अलग-अलग राज्यों के जो लोग जुड़े हैं और जिनके संपर्क में ऐसे वकील हैं जो कम लागत में रिट याचिका कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में आमतौर पे 20 से 25,000 रुपए खर्च होते हैं हाई कोर्ट में रिट करने पे आरटीआई से। तो इसको भी केवल वो जो लागत आती है कागज़ातों को कॉपी कराने में, कोर्ट फीस वगैरह में और न्यूनतम मानदेय अपना ले लें, पारिश्रमिक ले लें। ऐसे एडवोकेट सब जगह है, सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर भी है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में केंद्रीय सूचना आयुक्त से अगर जुड़े मामले हमको ले जाने हैं या दिल्ली हाई कोर्ट में, तो अंजलि भारद्वाज जी से आप ऐसे एडवोकेट नाम नंबर ले सकते हैं जो इसमें सहयोग करते हैं। नित्यानंद जी की तरह वो जनहित याचिकाओं को प्राथमिकता से करते हैं समाज की सेवा की भावना से। ऐसे राज्यों में भी लोग मौजूद है। हर राज्य में लोग प्रयास करेंगे तो ऐसे व्यक्तियों को सहयोग आसानी से मिल जाएगा। और एक छोटी सी चीज जोड़ना चाहूंगा, सेंट्रल कमीशन के ऑर्डर्स जहां पे आवेदक है, जहां पे रहता है, वहां के हाई कोर्ट में भी दाखिल हो सकते हैं। दिल्ली में जाना जरूरी नहीं है उसके लिए। मैं आप सभी वरिष्ठ साथियों से एक जानकारी चाहूंगा इस पर। क्या अगर ये फॉर्मेट अगर हम सभी साथियों के लिए तैयार कर लिया जाए और ये सभी साथी इन फॉर्मेट्स का उपयोग करके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ही लिखकर भेजे, क्योंकि जो पीआईएल के जन्मदाता हैं माननीय न्यायाधीश महोदय, पूर्व न्यायाधीश महोदय एस भगवती जी, जिन्होंने पीआईएल की धारणा को लाया था इस देश में पहली बार, और बाद में भी कई बार सुप्रीम कोर्ट में निर्णय आए हैं कि एक पोस्ट कार्ड पर भी भेजा हुआ आप लोगों की शिकायत या कोई मुद्दा एक पीआईएल हो सकता है। तो क्या अगर हम सभी साथी मिलकर इस तरीके के इसकी गंभीरताओं को माननीय न्यायालय के समक्ष लेके जाएं, चाहे वो राज्य हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, तो क्या इसका कोई उपयोग या रिजल्ट बेहतर हो सकता है? क्या ये मुद्दा हम जो अलग अलग लड़ रहे हैं, इन मुद्दों को देखते हुए सरकार खुद इस पर वकील अपॉइंट करके काम करवा सकती है? क्योंकि अगर हम अलग अलग राज्यों में हाई कोर्ट में जाना पड़ रहा है और ये सारे मामलों के लिए एक सुप्रीम कोर्ट में ही एक पिटीशन लग जाए तो उसका ज्यादा बेहतर निर्णय अच्छा आ सकता है। इस तरीके से प्रवासी लीगल का मामला चल रहा है ऑनलाइन पर, ऑलरेडी प्रवासी लीगल पर काम कर रहा है राज्य, देश के सभी राज्यों में ऑनलाइन सुनवाई, ऑनलाइन कार्यवाही के लिए, प्रक्रिया के लिए। उसी तरीके से हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस चीज का लाभ लेना चाहिए। इस पर कुछ मार्गदर्शन अगर आप लोगों से मिल सके तो बहुत सहयोग होगा। विशेषकर एडवोकेट नित्यानंद जी से भी और एडवोकेट आलोक जी से भी निवेदन है, क्योंकि वो खुद वकील है, तो क्या वो इस पर कुछ बता सकते हैं कि अगर हम लोग इसको एक लेटर फॉर्मेट करके तैयार करके अगर हम चीफ जस्टिस को भेजें सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट्स के, तो इसका कुछ रिजल्ट आएगा एज ए पीआईएल के रूप में? देखिए, कई मर्तबा ये देखने में मिला है कि सुप्रीम कोर्ट में तो एक कमेटी बनी हुई है हाई कोर्ट जजेस की, सुप्रीम कोर्ट जजेस की, माफ कीजिएगा, जो जो पत्र याचिकाएं जाती हैं उनको कंसीडर करते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, उस पे कंप्लायंस रिपोर्ट मंगाई जाती है और कार्रवाई होती है। सुप्रीम कोर्ट पे तो अपने साथी हैं राजीव खरे जी, उनके माध्यम से हम लोगों ने कई बार पत्र याचिका भी उस पर कार्रवाई हुई है। तो कई मर्तबा अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। अब आरटीआई के मैटर पे सुप्रीम कोर्ट किस तरह कॉग्निजेंस लेती है ये देखना पड़ेगा, लेकिन कई बार मैंने देखा है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि पत्र याचिकाओं से भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने नोटिस इशू किए हैं, कार्रवाई की है। ये तो हो रहा है लगातार कई वर्षों से हो रहा है।
और इस मामले पे कोर्ट कितना कॉग्निजेंस लेती है ये देखना पड़ेगा। और प्रयास करने में क्या हर्ज है, किया जा सकता है, करना चाहिए, हम सबको तो करना अगर चाहिए। ऐसा बहुत प्रयास सही करें, अगर इसको खुद कोर्ट संज्ञान में ले ले तो शायद हमारे लिए कुछ अच्छा एक और रास्ता खुल जाए, एक लेकिन नया। इसके बाद भी मैं कहूंगा कि जो एक्चुअल तरीका है, देखिए इस मामले पे कहीं ना कहीं हमको अपना पक्ष मजबूती के साथ रखना पड़ेगा, और वो मजबूती तभी आएगी जब हमारा भी कोई प्रतिनिधित्व करे और वहां पे हमारी बात रखे। वो पत्र याचिकाओं में नॉर्मल कोर्स में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट संबंधित विभाग को नोटिस करती है, संबंधित विभाग अपना जवाब देते हैं और कोर्ट उस पर कंसीडर करके डिसाइड कर देती है। लेकिन जो लूप होल्स हैं या जो कमियां रह गई हैं, वो कोर्ट के समक्ष पॉइंट आउट करने के लिए कहीं ना कहीं हमारे प्रतिनिधि को वहां पे होना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। ऐसा हमको करना चाहिए। मेरा ऐसा अपना एक विचार होगा, अगर आप लोग इसको सही समझे तो, कि हमें कम से कम इस पर पत्राचार शुरू करना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर हम सही तरीके से अलग अलग अपनी तकलीफों को इस पर जोड़ते हुए अगर लाए आयोग के माननीय न्यायालय के सामने, तो हो सकता है कि कुछ लाभ मिल जाए। और अगर मामला अगर प्रकरण पे चला जाता है तो हम उस पे अपने पिटीशन को उसमें जोड़ते हुए हम नया पिटीशन वहां पे दाखिल करें, तो उस समय हम इन पर्सन भी केस को अच्छी तरीके से रख पाएंगे। बहुत अच्छा सुझाव है देवेंद्र। बहुत हाँ अच्छी हाँ, बहुत अच्छा देवेंद्र देवेंद्र जी, बहुत अच्छा। हाँ, ये जो पॉइंट है ये वैलिड मतलब पॉइंट है कि पत्रों के माध्यम से भी, तो मतलब एक तरह से ये सरकार और आयोग को छोड़ करके सीधे कोर्ट पर दबाव बनाने का प्रयास आप कह सकते हैं, तो इससे मतलब लाभ लेने का प्रयास है ना। जी जी, बस मुद्दों का चयन हमें सोच समझ के करना पड़ेगा। हाँ, हमें गांधी सर कुछ बोल रहे ग्राउंड्स है, जो फैक्ट्स है वो ऐसे लाने पड़ेंगे कि वो एक रीजनेबल फैक्ट्स हो, ग्राउंड्स हो। मेरा स्टडी ये बताता है, आई कुड बी रॉन्ग, कि सुप्रीम कोर्ट ने ज्यादातर मामलों में आरटीआई के खिलाफ निर्णय दिए हैं। और ये खास तौर पे देखा है, मैंने करीब 25-30 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट स्टडी किए हैं, उसमें 2-3 को छोड़ के बाकी में आपको प्रो ट्रांसपेरेंसी थ्रेड दिखाई नहीं देता है। बहुत ही एब्सर्ड जजमेंट्स दिए गए। सो मेरे हिसाब से हमें बहुत सोच के जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट विपरीत निर्णय जब दे देता है तो हम कुछ नहीं कर पाते हैं। सर, ऐसे हमारे पास बहुत ज्यादा कुछ खोने के लिए बचा नहीं है, पर फिर भी मैं ये एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि अभी तक जितने भी मुद्दे हम जो सुप्रीम कोर्ट ने निराकृत किए हैं, उन मुद्दों को हम देखेंगे कि वो अकारण के मुद्दे ज्यादा थे, वो वस्तु स्थिति ग्राउंड से रिलेटेड नहीं थी। नहीं थी, नहीं है। वो फिर एक भी सरकार देवेंद्र जी मैं और यही एक कहूंगा आयोग के कि बीच का मामला था। समग्र प्रयास करना है तो एक अच्छे ढंग से प्रेयर होके हम लोग वहां पे जाएं। इस तरह की में अगर कुछ फिर कोई उटपटांग आर्डर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट से तो उसका नुकसान होता है सामूहिक तौर पर। आप और हम तैयार करें, जो ग्रुप में साझा करके हम साथियों के जरिए से भेजें। हम ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि साथी अपने मन से लिखें और उसे भेजना शुरू कर दे, उसे तैयार किया जाए। आप लोग जैसे जो वरिष्ठ साथी हैं हमारे साथ, हमारे मार्गदर्शक हैं, वो उसमें कमी और सुधार को सुधारते हुए उसको प्रॉपर करवा दे। और कुछ ऐसे ऐसे मुद्दों को, अलग अलग मुद्दों को जोड़ते हुए, अलग अलग स्टेट्स के जोड़ते हुए अगर उस पर पत्राचार किया जा सके तो एक शुरुआत तो हो सकती है। एक निश्चित प्रक्रिया तो बनेगी। हो सकता है जैसे अभी एक मान लीजिए कि एक आवेदन था, एक आवेदन लगाया गया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने उस आवेदन को अंतरित करके भेज दिया सूचना आयोग में। तो क्या सूचना आयोग के पास जब सुप्रीम कोर्ट का अंतरित किया हुआ पत्र जाएगा तो क्या उसका प्रभाव नहीं रहेगा? रहेगा बहुत अधिक रहता है। अगर यही बात हम राष्ट्रपति और राज्यपाल के सामने लेके जाएं और मान लीजिए कि वो उसको अंतरित करते हैं, तो वो एक अपने आप में एक पत्र का एक महत्व बढ़ जाता है। तो हमें बस ये है कि जो फॉर्मेट है वो हमारे मार्गदर्शक और जो हमारे समझने वाले जो व्यक्ति हैं, आप जैसे अधिकतर गण हैं, अगर इसको बनाने में सहयोग करें और हमारे साथी इसको भेजें अधिक से अधिक अपने अपने क्षेत्रों से, तो हो सकता है कि लाभ मिले। खोने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं, तो हमको बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं। जी नहीं देवेंद्र जी, ऐसा है कि इसमें हमें लगता है कि पहले हमें हमारे जो मार्गदर्शक हैं गांधी सर हैं, और आपने जो बात उठाई है वो लीगल नोटिस वाला, उसको अपन को फॉलो करना पड़ेगा और अपन पहले वो प्रोसीजर फॉलो करें और कोई ना कोई जनहित वाले वकील अपन पकड़ें। और हर जगह है, आप लोगों को असिस्टेंस यहाँ से भी मिलेगा, एमपी से भी मिलेगा, और अपन प्रिपेयर करके वो अप्रोच एक यूनिफाइड तरीके से अपन करें। मेरा तो निवेदन, आप सब ये सोचिए कि
कोर्ट्स को अगर ये कहा, कोर्ट से ये आदेश दिया जाए कि कमीशन में से 45 दिन या 60 दिन या 90 दिन के अंदर निर्णय निकलने चाहिए, आई थिंक बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। ये बहुत स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है, क्योंकि 2 हाई कोर्ट्स ने ये निर्णय दिए हैं। रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर करना है तो अगर अलग स्टेट से करें, इसका अनुभव देख ले क्या होता है पूरे देश भर में। नहीं, बिल्कुल सर, आप सही बोल रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी लाया जाए, जल्दी से जल्दी सुनवाई हो, आयोग हमारी सुनवाई को ऑनलाइन करे, दस्तावेजों के प्रक्रियाओं को सरल करे। इस तरीके के बहुत सारे मुद्दे हैं हमारे पास। हम इसको भिन्न भिन्न मुद्दों को सही तरीके से अगर एक फॉर्मेट में ले आए, आप लोग हमें सहायता करें मार्गदर्शन देते हुए, तो मेरे ख्याल से हमारे बहुत सारे साथी हैं ग्रुप में जाने के बाद हम उन्हें प्रेरित कर सकते हैं कि वो अपने अपने जगह पे उसको रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेजें, ईमेल के माध्यम से भेजें। मैं तो भेज रहा हूँ, फॉर्मेट पूरा भेजा है, आपको सिर्फ आपका नाम और ठिकाना करके भेजना है, मगर अगर कुछ लोग करें तो बड़ा फायदा होगा। सर, जो आपने भेजा था वो एक नोटिस के बतौर रूप था, तो जो नोटिस था उस पर नोटिस और पीआईएल दोनों, नोटिस भेजा था और पीआईएल दोनों साथ में भेजे थे। एक्चुअली हम उसी को और सरल करते हुए, क्योंकि ज्यादातर साथियों को अंग्रेजी की दिक्कत आ रही थी नहीं, और उसको हिंदी में कर हाई दीजिए। कोर्ट में पिटीशन दायर करने की स्थिति में नहीं है। सो हम लोग ये चाहते हैं कि अगर इसको एक एप्लीकेशन का फॉर्मेट दे दिया जाए, इसको एप्लीकेशन के रूप में बदल दिया जाए, तो हमारे सभी साथी उसको भेजने में सक्षम हो जाएंगे। हम हम अगर किसी को अपनी बात रख रहे हैं तो वो भी एक तरीके का नोटिस तो है, हमने अपना प्रयास तो शुरू किया। सर, इसमें मैं भी बात रखना चाहता हूँ अपनी संगठित तौर पर। ठीक है, मैं रीड्राफ्ट करके भेजता हूँ आपको। सर प्लीज, धन्यवाद होगा आपका अगर आप ऐसा करें तो। सर, मध्य प्रदेश से मैं भी अपनी बात रखना चाह रहा हूँ जी इस सर, विषय में। सर, आपके सबके मार्गदर्शन में मैंने लीगल नोटिस राज्य सूचना आयोग अपने मध्य प्रदेश में भोपाल में भेजा है और 22 दिन हो गए हैं लगभग, और पीआईएल में भी हम लोग जल्दी कोर्ट में जाने वाले हैं, हाईकोर्ट में तैयारी चल रही है कुछ जानकारी को लेकर। यदि इसके पास जानकारी है तो वो पूर्ण जरूर। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई रामस्वरूप जी, बहुत बहुत बधाई थैंक यू वेरी मच। और आप 25 दिन पूर्ण हो चुके और हम बस यही 30 या 35 दिन में हाईकोर्ट जाने की में रहेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। नहीं, वही अपन बहुत दिनों से इस बात को डिस्कस कर रहे हैं और उसका रिजल्ट भी मिला है राज्य सूचना आयोग से। मेरी 3 अपील पेंडिंग पड़ी थी, उसको सारी को उन्होंने उस पे ले आए हैं, वो पैसे की सुनवाई पे ले आए हैं नोटिस के तुरंत। चलिए, ये सबके लिए फायदा होगा, आपके साथ साथ सबके लिए फायदा होगा, बहुत अच्छी बात है। तो आपने देखा कि अच्छा, थोड़ा सा अपना अनुभव शेयर करिएगा रामस्वरूप जी। आपने लीगल नोटिस प्रिपेयर करवाने के लिए कौन से वकील का सहारा लिया और आपने उसमें कितना खर्च किया और क्या इसकी आपकी प्लान है, थोड़ा सा बताइएगा। जी, उसमें अपने एडवोकेट मिश्रा जी हैं, कटनी के रहने वाले हैं वो, और हमारे करीबी हैं लगभग। मैं संगठन चलाता हूँ प्रदेश लेवल पे, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, तो हमारे संगठन का सारा काम वो देखते हैं। उनसे प्रिपेयर करवाया है और माननीय गांधी जी द्वारा वो प्रोवाइड करवा दिया था। उसमें थोड़ा करेक्शन करके एमपी का सारा डेवलप देके और हमारी कुछ पिटीशनों को बताकर कि भाई ये 2-3 साल से पेंडिंग चल रही है और कोर्ट में आ ही नहीं रहा, और जो दस्तावेज 45 दिन में उपलब्ध करवाना था वो आप 2-3 साल तक नहीं, तो अभ्यर्थी को तो उससे कोई मतलब ही नहीं निकल पा रहा ना जानकारी से। नहीं, एक और पॉइंट अपन यहाँ पे रेज करेंगे। तो आपने सिर्फ अपने ही पेंडिंग आवेदनों का मेंशन दिया था कि पूरे एमपी का आपने मेंशन किया? हमने 7 लोगों की 5 लोगों का उसमें जिक्र किया है, 5 लोगों का नाम का जिक्र किया और 5 लोगों का प्रकरण लंबित भी थे राज्य सूचना आयोग में, हमारे साथियों का, और 5 लोगों का सम्मिलित नोटिस पहुंचाया है। तो साथ में आपने एक सेक्शन क्या उसमें ये जोड़ दिया है कि ये पूरे एमपी में लागू की जानी चाहिए और सबकी यही स्थितियां हैं? आपने कुछ ऐसा सेक्शन जोड़ा है कि सिर्फ 5 लोग ही आप उसमें केंद्रित हैं? काफी अच्छा बना हुआ है नोटिस, लीगल नोटिस आप पे जाओगे तो सारी चीजें उसमें मेंशन है। सर ने तो बहुत अच्छा बना करके, सर ने बहुत अच्छा दिया था। गांधी सर का तो एक बहुत ही बेहतर है, लेकिन हमें ज्यादा सुधार करने की आवश्यकता नहीं रही, उसमें ज्यादा सुधार करने की आवश्यकता नहीं रही। वो सारी चीजें जो अपन चाह रहे हैं वो सारी चीजें उसमें मेंशन है। पर क्या होता है, कोर्ट कल से पूछता है कि ठीक है आपका जनहित का मुद्दा है, पर कोर्ट कल से ये एलिगेशन लगाता है कि आपको क्या दिक्कत है, तो आपको पहले बताना पड़ेगा कोर्ट को कि सब इससे हम भी जूझ रहे हैं, हमारे पूरे लोग जो 4-5 लोग ये सारे इस स्थिति से गुजर रहे हैं। क्योंकि कोर्ट सबसे पहले ये पूछता ना कि भाई इससे
दस्तावेज मिल भी जाएगा तो उसका दायित्व नहीं रहेगा। जैसे मेरे नाम से FIR हो गई, अब FIR में उस रोज मत था ही नहीं और मेरे नाम से FIR है, कोर्ट ने मुझे सजा भी दे दी कि भैया तुम दोषी हो, अब वो 3 साल तक मैं प्रकरण में दस्तावेज ही नहीं मिला तो मैं बरी कैसे हो पाऊंगा? नहीं राम स्वरूप जी, इसमें अब ये प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि आपने लीगल नोटिस तो सर्व कर दिया और आपने जी। यदि 5 लोगों की प्रॉब्लम रेज की है तो हाँ। आयोग बहुत समझदार होते हैं, वो आपको आपकी 5 लोगों की समस्याओं का समाधान तो वो कर देंगे 1-2 महीने के अंदर सुनवाई करके। फिर वो जब ले ही आए आपका सुनवाई पे, मैंने प्रोग्राम देखा जो है सुनवाई वो होएगी। डिस्पोज हो गया, यदि आपका डिस्पोज हो गया मतलब आपका आप सहमत हो गए जो भी है, तो फिर लीगल नोटिस का कॉन्सेप्ट वहीं से समाप्त हो जाता है। इसलिए अपन को थोड़ा-सा इसको एक सेक्शन तो ऐसा जोड़ना पड़ेगा उसमें कि अपन पूरे MP का रेज कर रहे हैं इश्यू, ये बात उसमें आनी चाहिए। नहीं, वो सेक्शन जुड़ा हुआ है, गांधी जी सर ने पहले से ऑलरेडी सारी चीज मेंशन की हुई है। हेलो जी, चलिए फिर बहुत अच्छी बात है। शिवानंद जी, एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, हो सकता है सभी भाइयों को कड़वी लगेगी। जी, बोलें। हेलो सर, मेरा आप ये बोले कहने का आपकी मतलब आवाज है, सुनाई दे रही। जी हाँ, ये एक्चुअल के अंदर क्या होता है कि जो अभी ये लगा रहे हैं ना, जितनी भी याचिकाएं ये लगा रहे हैं हाईकोर्ट में, ये लोग मेरी नजर में जो अभी लोग आए हैं ये लोग नए लोग हैं। इन लोगों ने क्या करा, अपनी प्रैक्टिस करने के चक्कर के अंदर RTI के और इसके है ना ये लगा तो दी याचिकाएं, इनको पूरी जानकारी नहीं है। जब तक कि सीनियर लोग यहाँ इसके अंदर जैसे शैलेश गांधी सर हैं, नीरज सर हैं, ये लोग इन्वॉल्व होकर के आप जैसे लोग नहीं आएंगे ना याचिका में, तब तक हम लोगों के ये RTI इसलिए वहां पे ऑर्डर जो हो रहे हैं वो गलत ऑर्डर इसलिए हो रहे हैं कि ये लोग नए हैं, अभी नए नए वकालत करी है इन्होंने, 2-4 महीनों में वकालत करके आ गई है और इन्होंने केवल अपना नाम कमाने के लिए याचिकाएं लगानी शुरू कर दी है। तो ये गलत हो रहा है हमारे साथ में, आप इस चीज को संज्ञान में लें, इसको जाने इसको कि हमारे साथ नहीं में क्यों नहीं गलत नहीं हो रहा है। वो नहीं, वो देवेंद्र जी ऐसा है कि नाम कमाने के लिए तो हर कोई परेशान है, तो कुछ ना कुछ उसको अपना कोई इशू नहीं है, वो याचिका लगा रहे हैं पर्याप्त है और अपन बेहतर याचिका लगवाने के लिए बेहतर प्रयास करेंगे और जो याचिका हाँ, लगा रहे हैं जैसे लगा रहे हैं वो उनको अपन क्वेश्चन नहीं कर सकते। इसमें अगर तो गलत अब जैसे ऑर्डर, राम स्वरूप, हाँ, राम स्वरूप जी ने जो बात कही थी वो उन्होंने 5 लोगों की बात कही और अभी अपन नित्यानंद जी की बात को जोड़ते हैं। नित्यानंद जी ने इसमें 3-4 RTI लगाई है और पूरा डेटा एक तरह से निकाला हुआ है कि कितने मामले पेंडिंग है, क्या कुछ है। तो ये बहुत बेहतर आधार रहेगा क्योंकि जब ये जवाब आयोग दे देगा कितने पेंडिंग है सारी चीजें, तो अपन उसको एक लीगल आधार बना करके फिर वो MP का अपन लगाएंगे तो बहुत ही जल्दी हमारा लोगों को मैं इस पे होगा। चाह ये रहा तो था कि शिवानंद जी, मैं चाह ये रहा था कि हम आयोग की भी जो समस्याएं हैं, जैसे आयोग के पास पर्याप्त मात्रा में स्टाफ नहीं है, सरकार पद स्वीकृत नहीं कर रही है, तो जो आयोग की समस्याएं हैं उसको लेके भी हम लोग हाई कोर्ट आए कि सरकार इनको पर्याप्त मात्रा में स्टाफ उपलब्ध कराए, जो वैकेंसीज है उनको तत्काल फिलअप हो। तो इनको लेके और जो पेंडेंसी है कि कितने सालों से पेंडिंग मामले हैं, कितने पेंडिंग मामले हैं 10 साल पुराने या 5 साल पुराने, 3 साल पुराने कितने मामले हैं, ऐसा डाटा शायद आयोग में बनता है, तो उसको सब हमने मांगा है लेकिन अभी तक वो मिला नहीं मुझे। जैसे मिलेगा तो मैं उसको कंपाइल करके आपको भेजूंगा और फिर सबसे डिस्कस करके मैं भी एक नोटिस इस विषय में भिजवा दूंगा। नित्यानंद जी, एक विनम्रता के साथ आपके साथ एक बात जोड़ूंगा, अगर पुलिस FIR नहीं लेता है तो आप ये देखते हैं कि पुलिस में भर्ती हुई है या नहीं, उसको इनफ स्टाफ है या नहीं, सब मेरी बात सुनिए, ये आयोग का काम है। आयोग का काम है कि सरकार के साथ लड़े या पब्लिकली आवेदन करे कि नहीं हमको इतना चाहिए, इसके बिना हम सर्विस नहीं दे सकते हैं। मेरे हिसाब से आपका काम ये होना चाहिए कि भाई ये हम एक्सपेक्ट करते हैं आयोग से। अगर वो नहीं होता है तो उसको क्या दिक्कत है, वो आयोग बताए ना, आयोग कोर्ट को बताए। वो हमने तीनों एप्लीकेशन लगाई है, जो पेंडेंसी को लेके भी हमने एप्लीकेशन लगाई है और वैकेंसी भी अलग एप्लीकेशन पे मांगी है। दोनों चीजें मैंने मांगी है कि भाई एक्चुअल स्थिति क्या है ये भी सामने सबके आए। जैसे बार बार आयोग की तरफ से प्रश्न आता है कि हमको समुचित मात्रा में स्टाफ नहीं है, स्टेनो नहीं है, कर्मचारी नहीं है, तो उसको लेके भी मैंने एप्लीकेशन लगाया है। और जो पेंडेंसी है, कितने सालों से पेंडिंग है, कितने मामले पेंडिंग है, इसको लेके भी मैंने आवेदन लगाया है। चलिए एक आपको बताऊं बात, ये आपको भी ध्यान में होगा, भारत की एवरेज हाई कोर्ट जज की डिस्पोजल 2600 से 2700 एक साल की होती है, एवरेज हाई कोर्ट के जज की। है सर। की मेरे हिसाब से उससे कम दुपट त्रिपट होनी चाहिए। हाँ, कोई इशू नहीं रहता। सामने जो मामले आते हैं वो हाई कोर्ट से कॉम्प्लेक्सिटी ओवरऑल बहुत कम होती है।
बहुत कम है सर। तो हमें ये कहना चाहिए कि भाई 5,000 6,000 डिस्पोजल होनी चाहिए हर कमिश्नर की। उनको अगर स्टाफ नहीं है तो वो सरकार को देना है, वो अपनी जगह है। मगर आयोग जो और सूचना आयोग है वो सबसे महंगे होते हैं किसी भी दफ्तर में। और अगर 2 साल 3 साल के बाद जैसे सूचना मिले तो जैसे रामस्वरूप जी ने कहा, ये सूचना का अधिकार नहीं, इतिहास का अधिकार बन जाएगा। सर ठीक है बिल्कुल, सर, हम गांधी सहमत हुए सर की बात बिल्कुल। और सर को पूरा अनुभव है, आप स्वयं भी केंद्रीय सूचना आयुक्त रह चुके हैं। और नित्यानंद जी, आपको पता होगा धारा 16(6), आप इसका देखिए 16(6) में 16(6) में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यदि आयोग के पास ऐसी कोई परेशानी है तो वो सरकार को लिखे। तो ठीक है, आपने आरटीआई लगाई, एक आरटीआई और अपन को लगाना है कि आपने 16(6) का यूज करके अब तक कितने ऐसे पत्राचार सरकार से किए हैं कि आपको कोई समस्या हो रही है, स्टाफ की समस्या हो रही है, अन्य। तो ये भी हमारे पास डेटा आना चाहिए, ये भी अपन प्रयास करेंगे। सर। हमने वैसे इनके पास 2000 हम पूरी लोगों ने पावर है। 2000 नहीं 2011 या 12 में जब मध्य प्रदेश सूचना आयोग में आयुक्तों की भर्ती नहीं हुई थी, उस समय भी एक याचिका लगाई थी, जनहित याचिका लगाई थी। और उस याचिका के पेंडेंसी के दौरान ही जब नोटिस हुए और जवाब आया तो सरकार ने फिर 7-8 नए आयुक्तों की भर्ती की थी उस समय। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हमने फिर से कुछ डाटा मांगे, पर मैंने सब चीजें मांगी हैं उसमें। और नोटिस लगभग तैयार है, वो सरकार जहां आयोग से डाटा आ गया तो मैं उसको पुटअप कर दूंगा सर। जी बिल्कुल। और आत्मदीप सर हैं, तो इसके विषय में जैसे आयोग में कर्मचारियों का अभाव या जो भी है एक तरह से, इस तरह से जो समस्याएं आती हैं, इस विषय में आप क्या कहेंगे मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में? मतलब जब आप स्वयं भी आयुक्त थे तो इस विषय में आपने क्या सरकार का ध्यान आकर्षण आप लोगों ने करवाया होगा? आपने सीआईसी साहब के माध्यम से आप लोगों ने स्वयं भी लिखा होगा, या ऐसी समस्याओं के का कितना हद तक रेज किया गया है और क्या कुछ इसका फिर निराकरण आया है टाइमली? बहुत अच्छा मुद्दा है। 2000 फरवरी 14 में जैसे ही हम सूचना आयुक्त बने थे, तो चूंकि हम आयोग की समस्याओं से, कानून की व्यवहारिक स्थिति सबसे पहले से वाकिफ थे, तो हमने पहल की। पहली ही सूचना आयोग की बैठक में ये प्रस्ताव पास कराया सर्वसम्मति से और शासन को भिजवाया कि सूचना आयोग में इन पदों पे इतने लोगों की कमी है, ये तुरंत पद स्वीकृत करके और भर्ती की अनुमति दी जाए। मध्य प्रदेश की तब भी शिवराज सिंह जी की सरकार थी, तब इनकी सरकार बनी थी। पहली ही कैबिनेट में इन्होंने वो सारे पद जितने आयोग ने मांगे थे, 40 से अधिक, सारे स्वीकृत कर दिए। लेकिन व्यवहार में हुआ ये कि जो उस वक्त प्रशासनिक मुखिया थे सूचना आयोग के, उन्होंने उस स्वीकृति को कार्य रूप में परिणित करने के लिए अपेक्षित प्रयास नहीं किए। पहले जीएडी को लिख दिया कि आप इसको व्यापम को कि आप भर्ती परीक्षा आयोजित कीजिए और ये स्वीकृत पद है, इन पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करें। व्यापम का वो घोटाले में फिर मामला उलझ गया, उसके बाद व्यापम ने कोई काम नहीं किया। उसके बाद फिर मुख्य सचिव को लिखा कि आप जीएडी के जरिए जो अलग-अलग विभाग में एक्स्ट्रा लोग हैं उनको प्रतिनियुक्ति पे आयोग में भेजें, उनके आवेदन आमंत्रित करें। उस पे भी कोई काम नहीं हुआ। बाद में शासन ने यहाँ तक स्वीकृति दे दी कि आप दैनिक वेतनभोगी या संविदा कर्मी भर्ती कर लीजिए, उस पे भी काम नहीं हुआ। उसके कारण आयोग में कमी बनी रही। अभी के सूचना आयोग में जब राहुल सिंह जी बने उसके बाद जरूर कुछ नियुक्तियां सहायकों के रूप में हुई। तो शासन के स्तर पे तो मध्य प्रदेश में हमारे समय तो कोई देरी नहीं हुई। दूसरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा हम जोड़ना चाहेंगे, जो माननीय शैलेश गांधी जी ने कहा, बहुत अच्छे सुझाव उन्होंने दिए हैं। और जो जनहित याचिका माननीय देवेंद्र जी अग्रवाल बहुत अच्छा सुझाव दे रहे हैं कि सबसे राय करके और एक बना के जनहित याचिका या पत्र याचिका सुप्रीम कोर्ट को भेजी जानी चाहिए। राष्ट्रपति राज्यपालों को भी उसकी कॉपी देना चाहिए। उसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, देखिए सूचना आयोगों को, केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग, दोनों को आरटीआई एक्ट ये शक्ति देता है कि वो केंद्र और राज्य शासन को निर्देश दे सकता है कि आरटीआई एक्ट के व्यवहारिक क्रियान्वयन में ये कठिनाइयां, इनको दूर करने के लिए ये कदम उठाए जाए। अपने प्रतिवेदन में, वार्षिक प्रतिवेदन में भी अनुशंसा कर सकता है और किसी अपील पे भी ये निर्देश दे सकता है, जो बाध्यकारी होते हैं।
व्यवहारिक स्थिति है कि सूचना आयुक्तों के ज्यादातर दोनों पदों पे ज्यादातर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को अपॉइंट किया जा रहा है। अगर इनकी जगह माननीय शैलेश गांधी जी या राहुल सिंह जी जैसे जनता सिविल सोसाइटी के लोग होते हैं तो स्थिति अलग होती है। हम जो अभी कठिनाइयों की हर वेबिनार में चर्चा करते हैं, ये रीवा संभाग के संबंध में क्यों कठिनाइयां की कोई चर्चा नहीं होती? क्योंकि सिविल सोसाइटी के व्यक्ति सूचना आयुक्त, तो उनका जैसे आरटीए एक्ट का पूरा झुकाव जनता की तरफ है, वैसे ही सिविल सोसाइटी के आयुक्त का भी झुकाव पूरा जनता की तरफ होता है, न कि ब्यूरोक्रेसी की तरफ। जो ब्यूरोक्रेट होता है, रिटायर्ड सूचना आयुक्त बनता है, तो उसका झुकाव, उसका माइंडसेट अपना पुराना अपनी बिरादरी को बचाने वाला होता है। ये व्यवहारिक स्थिति हमने आयोग में रहते हुए भी देखी। सिविल सोसाइटी के लोगों के फैसले अलग प्रकार के होते हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स के फैसले अलग प्रकार के। कुछ अपवाद छोड़ दीजिए, जैसे हीरालाल जी त्रिवेदी रिटायर्ड आईएएस थे, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा फैसले किया। तो मेरा निवेदन ये है कि एक तो संसद में भारत सरकार ने 2 प्रशासनिक सुधार आयोग बनाए थे, एक सरकारिया कमीशन, दूसरा वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता वाला आयोग। इन दोनों आयोगों की सिफारिशें संसद में सर्वसम्मति से स्वीकार हुई, सब दलों ने उसको पास किया। उसमें ये कहा गया है कि सूचना आयोगों में अधिक से अधिक पदों पे सिविल सोसाइटी के लोगों को अपॉइंट किया जाना चाहिए, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को नहीं, क्योंकि सेवानिवृत्त नौकरशाहों में सूचनाएं दबाने छिपाने की स्वभावतः प्रवृत्ति होती है। ये संसद में स्वीकृत सिफारिश है, लेकिन इस पे अमल नहीं हो रहा। अभी केंद्र सरकार भी, राज्य सरकारें भी जनता के लोगों को 1-2 को बनाती है, 5-10%, बाकी सब 90% रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं। इसके कारण ये व्यवहारिक कठिनाइयां बहुत आ रही। तो अगर माननीय शैलेश गांधी जी भी, मैं अनुरोध करूंगा कि इस विषय पर प्रकाश डालें, और अगर हम इस मुद्दे पे भी फोकस करें कि ये संसद में स्वीकृत सिफारिशों का पे अमल किया जाए, जो इतने सालों से लंबित है, प्रधानमंत्री से लेके राष्ट्रपति सबसे हम इसकी मांग करें, या इसको लेके जो माननीय दिक्कतों का हमारी समाधान हो जाए, बगैर एक्ट में कोई सुधार किए भी। माननीय शैलेश जी भी इस पे कुछ कहेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, सबसे पहले हम थोड़ा-सा स्वागत करेंगे हमारे बीच में माननीय श्री राहुल सिंह सर, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त जुड़ चुके हैं। सर स्वागत है, सादर प्रणाम। और जी अब आगे डिस्कशन को बढ़ाते हैं। गांधी सर इस विषय में कुछ बोलें। आतंकदीप जी, मैं जब कमीशन में था, मैंने कमीशन को कहा था कि भाई हमें इतने स्टाफ चाहिए, 14 या 15 का स्टाफ मैं कह रहा था हर एक कमिश्नर को होना चाहिए, और हम गारंटी देंगे जनता को कि उनके केसेस हम 3 महीने के अंदर निपटा देंगे। कमीशन में ये बात रखी, मगर किसी ने माना नहीं। उन्होंने कहा लोग एम्प्लॉय करने के वो सरकार का काम है, हमारा काम नहीं है। मगर मैं मानता हूं कि अगर 14-15 लोग हुए कमिश्नर को, तो एक कमिश्नर को 5 से 6 हजार डिस्पोजल पॉसिबल है, और फिर अपील्स पेंडिंग रहने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। 5 से 6 हजार बहुत बड़ा आंकड़ा होता है अगर एक कमिश्नर डिस्पोज करे, तो वो नहीं हो रहा है। और दूसरा ये कि महाराष्ट्र में कम से कम यहाँ के कुछ आईएएस अफसरों से मैंने पूछा है, मुझे कहा गया है कि जो सैंक्शन पोजीशंस होती हैं वो अगर नहीं भर के देती है जीएडी, तो कॉन्ट्रैक्ट पे रख सकते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट पे भी बहुत अच्छे लोग मिल जाते हैं। जब मैं दिल्ली गया था तो मेरे को 2 का ही स्टाफ दिया था, बाकी सब मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती कर लिए थे। और उसके वो जो सैंक्शन स्टाफ ही कम था, 9 का ही स्टाफ था, इंक्लूडिंग 2 प्यून और 1 ड्राइवर। तो उसलिए फिर मैं 4-5 लोगों को अपनी सैलरी से देता था। वो अपनी जगह बात है। मैं सरकार के लिए कह रहा था, प्राइम मिनिस्टर को भी लिखा, मगर कोई जवाब नहीं आया। कमीशन में मैंने रिप्रेजेंट किया, मैंने कहा सबके लिए ये होना चाहिए कि 14 या 15 का स्टाफ हो, तब ये सचमुच फास्ट डिस्पोजल हो सकती है और लोगों को रुकने की जरूरत नहीं पड़े। राहुल जी। सही कहा जी, ये एक व्यवहारिक दिक्कत होती है, प्रैक्टिकल इश्यूज हैं।